जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लू संबंधी स्थिति से निपटने की तैयारियों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी के साथ साथ जागरूकता अभियान पर दिया जोर। धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड और राजस्थान में की जनसभा। विपक्षी दलों की तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की नीति पर बोला हमला। मध्य प्रदेश में भाजपा नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह ने की रैली। जेपी नड्डा ने सिक्किम विधानसभा के लिए जारी किया घोषणा पत्र। राजस्थान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की जनसभाएं। वहीं नागपुर से मायावती ने चुनाव प्रचार का किया आगाज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मांगे वोट। कांग्रेस आईटी सेल प्रमुख रह चुके रोहन गुप्ता ने थामा भाजपा का दामन। ईद कार्यक्रम में बोली पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीएए यूसीसी स्वीकार नहीं, हम देश के लिए खून बहाने के लिए तैयार। भाजपा ने किया पलटवार। ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति करने का लगाया आरोप। केरल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। भाजपा ने केरल में प्रचार के दौरान एनडीए उम्मीदवारों पर लगातार हो रहे हमलों पर एलडीएफ और यूडीएफ पर साधा निशाना। नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली एसोसिएट जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया की करीब 750 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश बरकरार। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 7% किया। एडीबी ने कहा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की निवेश मांग से मजबूत वृद्धि का मार्ग होगा प्रशस्त। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लू संबंधी स्थिति से निपटने के लिए, लू यानी हीट वेव, और इसकी तैयारियों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी के साथ साथ जागरूकता अभियान के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने आगामी हीट वेव के पूर्वानुमान और सामान्य से अधिक तापमान की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों की समीक्षा की। सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में हीट वेव से जुड़ी आवश्यक जागरूकता संबंधी जानकारी, खासकर समय समय पर इसके प्रचार और प्रसार पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई सलाह का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा और इसे व्यापक रूप से प्रसारित किया जाएगा। और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, यानी 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देवभूमि ऋषिकेश और राजस्थान के करौली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान जहां सरकार की उपलब्धियों पर लोगों से वोट मांगे, तो वहीं विपक्षी दलों की तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की नीति पर भी हमला बोला। 4 जून 400 पार। पूरा राजस्थान कह रहा है, फिर एक बार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अपने चरम पर है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी लोगों में काफी उत्साह भर रही है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के करौली में विजय शंखनाद सभा को संबोधित किया
और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन गारंटियों का भी उल्लेख किया जो राजस्थान में सरकार बनने के बाद पूरी हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी कांग्रेस जनता की मजबूरियों में मुनाफा खोजती है। उन्होंने कांग्रेस की अलगाववादी नीतियों की भी जमकर आलोचना की। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा है, कच्चा द्वीप जो द्वीप है, कच्चा द्वीपू वो टापू है, क्या वहां कोई रहता है? क्या रहता नहीं तो क्या दे नहीं है क्या? फिर तो ये रेगिस्तान को तुम क्या कहोगे? कल यही कहोगे कोई रहता है क्या? क्या कोई देश की सेवा ऐसे होती है क्या? ये तरीका है क्या? ये है इनकी मानसिकता। इनके लिए देश का खाली हिस्सा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है। कल ये कांग्रेसी राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्य की खाली जमीन यही कहकर किसी भी देश को दे सकते हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में तुष्टीकरण की बात का जिक्र करते हुए इसे कांग्रेस का महापाप करार दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश को अधिक मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि जब देश में कमजोर और अस्थायी सरकार रही है तो दुश्मनों ने इसका फायदा उठाया और आतंकवाद ने अपनी जड़ें फैलाई। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम किया, इसलिए विपक्षी दलों का गुस्सा उन पर 7वें आसमान पर है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो गरीब का, नौजवान का पैसा बिचौलिए खा जाते थे। भाजपा सरकार लोगों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहा है। उत्तराखंड के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का 2,600 करोड़ रुपए से अधिक उनके खाते में जमा हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि आज आधुनिक राइफल से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत देश में ही बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों की प्राथमिकता के आधार पर विकास किया जा रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने के लिए 900 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की आर्थिक क्षमता बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित कई सरकारी कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के 90% परिवारों को नल से जल की सुविधा प्रदान की है। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बैरिस्टो और निशांत राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेताओं और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लोकसभा चुनाव के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार अभियान को धार दिया। जैसे जैसे पहले चरण की मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी के अलावा एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दल प्रचार अभियान में पूरी शिद्दत से जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इस कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार को धार दी। अमित शाह ने मंडला, कटनी और नांदेड़ में जनसभाओं को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन का एकमात्र मकसद है अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाना, जबकि मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने का। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिक्किम एवं अंडमान और निकोबार में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर पूर्वोत्तर को अलग थलग करके रखा और इसकी जरूरतों और सपनों के साथ खिलवाड़ किया। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने मऊगंज और सतना में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है,
इसलिए हम चुनाव में झूठे वादों की बजाय सोच समझकर और नाप तौल कर घोषणा पत्र तैयार करते हैं। ये जो घमंडिया गठबंधन है, इंडी अलायंस है, उनका एकमात्र मकसद है अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने का है और नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का। इंडी अलायंस, घमंडिया अलायंस, ये दो ही बातों का अलायंस है। एक, भ्रष्टाचारियों को बचाओ और परिवार को बचाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी कांग्रेस के लोग हम लोगों पर आप आरोप लगाते हैं। हम लोगों ने कहा था धारा 370 समाप्त करेंगे, चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। इसके अलावा विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी प्रदेश में प्रचार तेज कर दिया है। इस कड़ी में वो जगह जगह जाकर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते दिखे। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है, कांग्रेस इस बार यहाँ सभी सीटों पर हारेगी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश में भ्रष्टाचार को जन्म दिया और अब वह लुभावने और झूठे वादे कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों को पता है कि गारंटी एक ही है और वो है मोदी की गारंटी, क्योंकि मोदी की गारंटी की भी गारंटी है। और जिस प्रकार से पूरा देश और प्रदेश का माहौल इस वक्त प्रधानमंत्री के तीसरी बार सरकार बनाने के लिए संकल्पित दिखाई दे रहा है, माननीय मोदी में ये माहौल बना हुआ है। निश्चित रूप से हम मंडला सहित उनके पूरे दौर में मोदी जी के लिए चुनाव अभियान के लिए मैं उनका स्वागत भी करता हूँ। हमने जो आपको संकल्प पत्र के माध्यम से जो हमने आपसे वायदे किए थे, हम एक एक वायदे को आपके सामने पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। कांग्रेस को मेरा इतना ही कहना है कि जो न्याय और गारंटी आपने कर्नाटक में दी थी उसका क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में दी थी, 5 साल कुछ नहीं कर पाए तो लोगों ने आपको उठाकर फेंक दिया, मध्य प्रदेश से आपको उठाकर फेंक दिया। दूसरी तरफ भाजपा समेत एनडीए के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। अमेठी से भाजपा के उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने प्रचार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। वहीं उधमपुर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने प्रचार अभियान को तेजी दी। उन्होंने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए मोदी सरकार जरूरी है। उधर केंद्रीय मंत्री और अटिंगल निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार वी मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम में चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हुगली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने लोकल ट्रेन में ममता सरकार के खिलाफ भाजपा को वोट देने की अपील की। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार कंगना रनौत ने कई जगहों पर जा जाकर प्रचार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर लोगों से वोट मांगे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल जनता को अपने अपने पक्ष में वोट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के अनूपगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी, बसपा, राजद और दूसरी पार्टियों ने भी जनता के बीच जाकर वोट मांगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को राजस्थान के अनूपगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और महंगाई है। हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में भाजपा पर झूठ के सहारे काम करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र के लिए भाजपा से बुरा विकल्प और कोई नहीं है।
तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लेकर के काम कर रही है। इनकी हर बात झूठी है, झूठे वादे जनता से किए हैं। इससे ज्यादा खतरनाक काम लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। कांग्रेस पार्टी की कथनी करने में काफी अंतर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने जीते जी उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सेंटर में अपनी हुकूमत के दौरान मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया। पटना में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम चुनाव में मुद्दे की बात करना चाहते हैं। हम लोग तो मुद्दे की बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार भी भाजपा के लोगों ने बोला विशेष पैकेज देंगे, एक बार भी आकर के उन्होंने बताया कि बिहार का भला कैसे करेंगे, बिहार के नौजवानों की तरक्की कैसे होगी। केरल कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने अलापुझा में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि तमिलनाडु, कर्नाटक समेत उत्तर भारत से भी कांग्रेस की अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं। We are getting reports from everywhere that Congress and India alliance doing well everywhere. Especially for Kerala, you are concerned. We will sweep all the 20 seats. In my view, we will. Last time you all rightly tell we lost 1 seat. This time that also will come to Congress and UDF. इस बीच कांग्रेस को झटका भी लगा है। कांग्रेस के नेता और आईटी सेल के सदस्य रोहन गुप्ता ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इससे उन्हें दुख पहुंचा। कोई भी पार्टी हो देश में, भारत देश में विचारधारा के 2 मुख्य बिंदु है, एक राष्ट्रवाद की बात हो या एक सनातन धर्म के रिस्पेक्ट की बात हो। ये हर भारतीय के दिल में है। आज हम राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आज आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ऑर्डर का सम्मान करते हैं। आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, कोई नहीं जाने की कोई बात नहीं थी। तो जब तक विरोधाभास रहेगा, विश्वसनीयता नहीं रहेगी। लोकसभा चुनाव में विपक्षी इंडी गठबंधन के दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी के अपने अपने दावे हैं। हालांकि जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपती है, ये तो 4 जून को ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर राज्य नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कानून की कमियां गिनाते हुए इसका विरोध किया है। ममता बनर्जी ने दोहराया कि राज्य में CAA, NRC और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC स्वीकार नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी के बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि CAA का कोई संबंध NRC से नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या ममता बनर्जी नहीं चाहती कि जो बांग्लादेश से हिंदू आए हैं उन्हें देश में स्थान मिले? মাছের মাথাটা দেখছেন তো, ওটা হচ্ছে ক্যাট আর লেজাটা হচ্ছে এনআরসি আর মধ্যখানে পেটিটা হচ্ছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। ফাইট আমাদের সাথে বিজেপি। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোট কি করবে আমরা দেখে দেব, কিন্তু বাংলায় আমরা লড়ছি বিজেপির সাথে। একটা ভোটও যেন অন্য কোনো দলে না যায়, তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া। सीए का कोई संबंध एनआरसी तो नहीं है। क्या वो नहीं चाहती हैं कि बांग्लादेश से आए जो विस्थापित हिंदू हैं, जो पीड़ित हैं, जो अमानवीय त्रासदी से त्रस्त हैं, उनको देश में स्थान मिले? क्या ममता जी खाली रोहिंग्या का संरक्षण देना चाहती हैं या संदेश खाली के शाहजहां शेख टाइप के लोगों को जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, ये देख रहा है। और केरल में प्रचार के दौरान एनडीए उम्मीदवारों पर लगातार हो रहे हमलों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले 14 दिनों से केरल में एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं। एलडीएफ और यूडीएफ दोनों एनडीए की जीत की बढ़ती संभावनाओं को लेकर चिंतित हैं, इसलिए एनडीए उम्मीदवारों को डराया धमकाया जा रहा है। Yesterday, our senior BJP leader and candidate from Artingal was brutally, the vehicle was attacked. They were trying to attack the candidate in Trivandrum Lok Sabha constituency against Rajiv Chandrasekhar. A lot of allegations, false allegations are coming. In many places, Pallam, our
candidate Krishna Kumarji was blocked by SFI goons. The women candidate Nivedita Subramaniam was brutally blocked, attacked by the KSU, SFI, MSFI, MSF goons. So day by day the campaign is going on. BJP and NDA candidates are blocking, attacking. उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है। लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेहद उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि जनता इस बार मोदी जी 400 पार का आह्वान करके सड़कों पर निकल पड़ी है। मोदी जी ने न केवल समाज सुधार या लोक हित की योजनाएं निर्माणित की, बल्कि एक नई तरह की कार्यशैली स्थापित करने का प्रयास किया जिसमें संवेदनशीलता है और जिसमें साथ ही साथ भेदभाव और वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास है। ये प्रधानमंत्री का चेहरा है या कुछ मुद्दे भी हैं जिन्हें लगता है, जिनको देखकर लगता है कि इस बार भी लोग आपको वोट देंगे? प्रधानमंत्री का तो हमारे लिए एसेट है। दुनिया के सबसे कद्दावर नेता हमारे मुखिया हैं। कौन है जो उस बात का गर्व नहीं करेगा? वो तो हमारे लिए एसेट है ही है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जो ये कार्य हुए हैं, आज हर जगह इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि देश भर की सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन मेडिकल कॉलेज बनाए गए। राष्ट्रीय स्तर की इतनी योजनाएं कि सारा दिन लग जाता है गिनवाने में। यहाँ पर उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, उत्तर भारत का पहला नमामि गंगा की तर्ज पर नदी सुंदरीकरण का देविका प्रोजेक्ट, उत्तर भारत का पहला होम्योपैथी कॉलेज, यहीं से पर्पल रेवोल्यूशन ने जन्म लिया लेवेंडर स्टार्टअप जिसकी झलक आपने 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर देखी। ये सभी इसी कॉन्स्टिट्यूशन। एशिया का सबसे लंबा सुरंग रोड टनल नाश्री और चननी का, और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल जिसका उल्लेख G20 में भी हुआ था। ये सब बातें बड़ी प्रत्यक्ष रूप से हुई हैं और ये सब 10 वर्ष के भीतर हुई हैं। गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पर उतारा है। क्या कुछ उसका असर आप देखते हैं? कुछ असर पड़ेगा? ऐसा है कि 2014 में भी 2019 में भी इन्होंने एक ही कैंडिडेट उतारा था, नाम बदले हुए थे। उस समय यूपीए कहते थे, अब इंडिया ब्लॉक कहते हैं, पहले गठबंधन कहते थे। और पिछली बार भी इस सीट पर जम्मू कश्मीर की आज तक की रिकॉर्ड मार्जिन की हमें विजय प्राप्त हुई थी और मुझे विश्वास है कि इस बार भी हम पहले से अधिक मार्जिन से ये सीट जीत करके मोदी जी के 400 प्लस के आंकड़े का एक हिस्सा बनेंगे। पहली बार सुंदरीकरण का प्रोजेक्ट उत्तर भारत का देविका नदी को मिला है, उसमें कुछ उठाने लायक तो है ही नहीं। अब तो वो कह रहे हैं कि कोई सड़कें बनी नहीं, वो कह रहे हैं कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, वो कह रहे हैं कोई टनल नहीं बना। लेकिन उनसे पूछिए कि क्या वो इस टनल का इस्तेमाल नहीं करते? जहां तक कश्मीर घाटी का ताल्लुक है, वहां तो वैसे ही वो आपस में उनका कोई बहुत ज्यादा समन्वय बन नहीं पाया। यहाँ पर उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पिछली बार भी हम इसके आदी हो चुके हैं। उनका नाम अलग था, लोग यही थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि बीजेपी का जो नारा है अब की बार 400 के पार, वो पूरा साबित होने वाला है और उसमें उधमपुर सीट का योगदान विशेष रूप से रहने वाला है। कैमरामैन अनिल के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, उधमपुर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट सर्वाधिक चर्चा में रहती है। यहां इस बार मुकाबला दिलचस्प है। एनडीए की तरफ से बीजेपी के 2 बार से सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में हैं। हमारे संवाददाता अनुज यादव ने खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजीव बालियान इस बार हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं और जनता के बीच में क्या कुछ लेकर जा रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हम एक ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं। दिन रात आप हैट्रिक लगाने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 10 साल आप लोकसभा के अंदर रहे, तीसरी बार अगर जाएंगे तो क्या कुछ बदलाव लेके आएंगे मुजफ्फरनगर की जनता के लिए? 10 साल में बहुत बदला है मुजफ्फरनगर। आज मुजफ्फरनगर में बेहतरीन सड़कें हैं, आज मुजफ्फरनगर में रेल लाइन डबल हो चुकी है, इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है। साथ के साथ जब लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेस्टर्न यूपी और मुजफ्फरनगर की थी, हमें क्राइम कैपिटल कहा जाता था। आज के दिन ये स्थिति है कि मेरे जनपद से बेहतर कानून व्यवस्था पूरे देश में शायद ही कहीं होगी। विकास की रफ्तार को तो आप आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल इस बार के चुनाव में है कि जिस पार्टी से मुख्य मुकाबला आपका पिछली बार था लोकदल से, इस बार वो आपके साथ आ गए, तो उसके आने से जो चुनौती है हैट्रिक की, वो आसान हुई है या विपक्षी दलों का अभी भी एक बड़ी चुनौती आपको मिल रही है? नहीं, चुनौती नहीं है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में
सब लोगों ने मन बना लिया मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। सब बिरादरियों का साथ मिलता है, जबकि कहते हैं कि जाट लैंड है, ऐसा नहीं है, सभी बिरादरियों का आपको साथ मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा पूरे एनडीए का, वो रहा 3 तलाक का मुद्दा। और आप जानते हैं कि आपके लोकसभा के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय भारी संख्या में है। आपको लगता है कि उस 3 तलाक के मुद्दे का जो कानून को हटाया, उसका लाभ एनडीए और आपको मिल रहा है? सर्व समाज हमारे साथ है। इस बार मुस्लिम वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, क्योंकि गरीब कल्याण का जो मोदी जी का मूल मंत्र है, उसका सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ है तो मुस्लिम समाज को हुआ है। आखिरी सवाल है, इस तरह की मीडिया के अंदर कुछ खबरें छप रही हैं, ये अफवाहें हैं या सही बात है? आप बताइए कि कुछ बिरादरी इस बार आपसे नाराज हो गई हैं। व्यक्ति नाराज हो सकता है, बिरादरी कभी नाराज होती। व्यक्ति बहुत छोटा है, समाज बहुत बड़ा है, सबको पता है हम इस बदलाव को वापस नहीं जाने देंगे। हमारा लक्ष्य मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। चलिए, डीडी न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हरिंदर मलिक लोकसभा पहुंचने के लिए जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या है उनके मुद्दे, किन बातों को लेकर जा रहे हैं जनता जनार्दन के बीच, बात की हमारे संवाददाता अनुज यादव ने। मुजफ्फरनगर का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प हो चुका है और इस समय हमारे साथ इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरिंदर मलिक हमारे साथ हैं। जिस सम्मान के लिए जयंत चौधरी आपकी पार्टी के साथ थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, तो ऐसे में आपका लगता नहीं है क्योंकि जो जाट और मुस्लिम के जिस समीकरण के भरोसे आप हैं, वो भरोसा आपका टूट जाएगा? यहाँ चुनाव जो है जाति और धर्म से ऊपर उठ करके यहाँ व्यक्तियों का 2 का चुनाव है, हरिंदर और संजीव का। यहाँ ना पार्टी का बात कोई करता है, ना उसकी करता, व्यक्ति की और उसकी करता है। ये सही है कि मैं समाजवादी पार्टी से हूँ और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा से चुनाव लड़ रहा हूँ। हमें कांग्रेस का सहयोग है, आम आदमी पार्टी का सहयोग है और उन पार्टियों की वोट है, वो वोट मुझे मिलेगी। तो मुझे ये बताइए कि हरिंदर मलिक पे इस बार यहाँ की जनता, चाहे वो किसी भी बिरादरी की जनता हो, वो आप पर विश्वास और भरोसा क्यों करे? इसलिए करेंगे, मैं देखा परखा। मैं पिछले 47 साल तक राजनीति कर रहा है। यहाँ हम लोग सेवा करते हैं, हम किसी को धमकाते नहीं। मलिक साहब, ये बताइए, गठबंधन तो आपका बन गया, बड़ा गठबंधन है, एनडीए के गठबंधन की तो बड़ी बड़ी रैलियां हो चुकी हैं, लेकिन आपके बड़े नेता अभी तक यहाँ आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों बच रहे हैं? इसका क्या कारण है? खुद हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे यहाँ ये सही है कि इतने संसाधन नहीं है जितने सत्ता पक्ष के पास हैं। आप सहमत होंगे, एक रैली में उतने पैसे लग जाते हैं जिनकी अपेक्षा नहीं होती। हम सीमित संसाधनों से ज़्यादा प्रचार करेंगे। हम सीमित संसाधन में चुनाव लड़ रहे हैं, पर यह चुनाव जनता और सत्ता के बीच है और जब जब जनता और सत्ता टकराई तो सत्ता जीत का ही है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सबके अपने अपने दावे हैं, बड़े बड़े वायदे जनता के बीच में सभी प्रत्याशी कर रहे हैं, लेकिन संसद कौन पहुंचेगा ये देखने वाली बात होगी। अपने कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, मुजफ्फरनगर। राजद नेता लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और इसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। इस बारे में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। अभी बिहार में मीसा भारती के बयान के बाद जहां एक तरफ बवाल मचा हुआ है, वहीं पर मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में नवरात्रा के दौरान मछली खाते हुए वीडियो जारी करते हैं, जिसको लेकर सियासी तापमान गरमाया हुआ है। हमारे साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है इन दोनों मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। सत्ता में आए तो इलेक्ट्रल बॉन्ड की जांच कराएंगे और तमाम लोगों को जेल भेजेंगे, क्या कहेंगे? जो डरा हुआ होता है, भयभीत लोगों की ये आवाज है, सहमा हुआ है, जान रहा है कि चुनाव के बाद मेरा जगह कहां होगा। तेजस्वी यादव मछली खाते हुए दिखाई पड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर आक्रामक नजर आती है। अब तेजस्वी कह रहे हैं कि बीजेपी को मछली दिखाई पड़ रही है, लेकिन बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे उनके एजेंडे से बाहर है, क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी के राह पर चल चुके हैं। जो स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है, एक लंबी टीम लगी रहती है, जो लिख के देता है उतना ही बोलते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिनको हम लोग सड़क से सदन तक देखे हैं और पूरे बिहार और देश की जनता भी देखी है। ये कहते थे कि हम भाग्यशाली हैं, दो
पूर्व मुख्यमंत्री के मैं पुत्र हूं, सचमुच में भाग्यशाली है, सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, ये आपका सौभाग्य है। लेकिन सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाला रानी के पेट से राजा लोकतंत्र में पैदा नहीं होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जिनका कहना है कि नेचर और सिग्नेचर बिल्कुल नहीं बदलता है, और प्रधानमंत्री को जेल भेजने की बात करना मीसा भारती के द्वारा, उस पर उन्होंने कड़ा प्रतिवाद किया है। कैमरामैन ललित के साथ पटना बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तीसरे चरण में 94 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना शुक्रवार को जारी होगी। तीसरे चरण में मतदान 7 मई को कराए जाएंगे। तीसरे चरण में 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। मध्य प्रदेश में बैतूल संसदीय क्षेत्र के लिए स्थगित चुनाव के लिए अब 7 मई 2024 की मतदान की तारीख तय की गई है। तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी और नामांकन 19 अप्रैल तक किए जा सकेंगे। तीसरे चरण में जिन सीटों के लिए मतदान कराया जाना है उन राज्यों में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की रैलियों का दौर जारी है। भाजपा द्वारा आज हमीरपुर में चुनावी रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बीते 10 वर्षों में देश ने दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ईमानदार सरकार दी है। ये राम मंदिर का विरोध करते थे, राम सेतु को काल्पनिक बताते थे, राम मंदिर का मुकदमा लड़ने के लिए अपने वकील खड़े कराते थे, लेकिन आज देश जागरूक भी हुआ है। सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक धाम और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। आस्था भी, अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया, विकास भी किया, विरासत को बचाया भी, आगे बढ़ाया भी। चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकतंत्र में सबसे आगे महिलाएं हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि पुडुचेरी में माहे जिले के सभी 31 मतदान केंद्रों पर मौजूदा लोकसभा चुनाव में महिला मतदान अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। ചേച്ചി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ? മാഡം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞനാ? എടാ 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 നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ? और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन किया। अनुगूंज सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए छात्राओं ने आम लोगों से मताधिकार के इस्तेमाल की अपील की। देखिए काशी से हमारे संवाददाता डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की खास रिपोर्ट। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय में अनुगूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हर वर्ष महिला महाविद्यालय के अंदर स्थित 5 छात्रावास की छात्राएं आयोजित करती हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत मालवीय जी को माल्यार्पण करने से हुई। इस कार्यक्रम का थीम प्लास्टिक फ्री वोट नेसेसरी रहा। इसकी संकल्पना भी छात्राओं ने ही की थी। इस अनुगूंज के माध्यम से 2 चीज़ें आज अनुगुंजित हो रही हैं, जो कि जिसकी प्रेरणा स्रोत हमारे बच्चे ही रहे हैं। मीटिंग के दौरान बच्चों ने कहा कि मैडम हम लोग प्लास्टिक फ्री और साथ ही साथ वोट नेसेसरी, यानी एक जागरूकता है, एक अनुगूंज है कि हम अपनी सोसाइटी को प्लास्टिक फ्री बनाएं और साथ ही साथ इलेक्शन का समय आ रहा है तो वोट सभी के लिए नेसेसरी है, सबको वोट करना जरूरी है। ये छात्रावास वह जगह है जहां देश के कोने कोने से आकर छात्राएं एक साथ रहती हैं। इस बार 5 छात्रावासों की छात्राओं ने मिलकर निश्चय किया कि प्लास्टिक फ्री और वोट नेसेसरी थीम पर कार्यक्रम करेंगे और इस पर कई फिल्मी गानों पर नृत्य तो किया ही, साथ ही लोक नृत्यों का भी प्रदर्शन किया गया। यूनिवर्सिटी जो कि अपने कल्चरल इवेंट के लिए जाना जाता है, तो आज हमारे एमएमवी में भी ऐसे ही एक कल्चरल इवेंट हो रहा है जिसका नाम है अनुगूंज। हमारे जो कल्चरल इवेंट है अनुगूंज, इसकी थीम है प्लास्टिक फ्री एंड वोट फॉर नेसेसरी, और वोट करना हमारा मोरल ड्यूटी है, तो हम सभी वोट जरूर दें। मैं यहाँ आज बिहू परफॉर्म कर रही हूँ
चूँकि ये हमारे प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो मैं आप सभी देशवासियों से अपील करना चाहूँगी कि आप ज़रूर से ज़रूर वोट दें। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं अनुगूंज मनाने के लिए, जिसमें कि हम अपने सांस्कृतिक इतिहास से लेकर के आगे फ्यूचर को देख रहे हैं कि हम लोग कैसे अपना जो रिच हेरिटेज है वो दिखाएंगे। और अब हम लोग प्लेज लेंगे कि हम लोग ये प्लास्टिक फ्री कैंपस बनाएंगे। छात्राओं ने पूरे भारत से अपील की कि मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर वोट अवश्य करें। कोई अयोध्या से तो कोई आसाम से, कोई कोलकाता से तो कोई काशी से, सब जुटी हैं छात्राएं काशी में और संदेश दे रही हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, कि वोट देना जरूरी है जितना, उतना ही प्लास्टिक फ्री रखना है अपने समुदाय को, अपने समाज को। तो ये जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनकी भी मांग है कि सब लोग वोट करें अपने इस लोकतांत्रिक पर्व में और अपनी भूमिका निभाएं। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, महिला महाविद्यालय, काशी। और 24 की चुनौती में लोकसभा से जुड़ी खबरों में बस इतना ही। और अब रुक करते हैं दूसरी अन्य अहम खबरों की ओर। हिंदी की बहुचर्चित फिल्म द केरला स्टोरी हालांकि पिछले साल रिलीज हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस फिल्म को लेकर सियासी चर्चा भी तेज हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। शालिनी उन्नीकृष्णन, ए हिंदू फ्रॉम केरला। Tell me, when exactly you joined ISIS? आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। केरल के इडुक्की चर्च प्रशासन ने युवाओं को आगाह करने के लिए पिछले दिनों तक केरला स्टोरी बच्चों के बीच प्रसारित किया था। इससे पहले भी लव जिहाद और ISIS की भयावहता को दिखाने वाली इस फिल्म को कई जगहों पर दिखाया गया था। केरल की 4 महिलाओं की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है, जो धर्म परिवर्तन के बाद IS ज्वाइन करती है। केरल में कुछ लोग इसे जागरूकता बढ़ाने वाली फिल्म मानते हैं, लेकिन वामपंथी सरकार और कांग्रेस पार्टी इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताती है। हमारा उद्देश्य केवल यह बताना है कि इस तरह के जाल में फंसकर अपना जीवन नष्ट न करें। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में छात्र अपनी उम्र संबंधी कमजोरियों और रुचियों को देखते हुए ऐसे जाल में फंस सकते हैं। छात्रों में जागरूकता प्रदान करना चर्च की जिम्मेदारी है। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। पिछले दिनों दूरदर्शन ने इस फिल्म को प्रसारित किया था, लेकिन माकपा सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया था। प्रसार भारती ने एक स्वतंत्र संस्था के रूप में यूपीए सरकार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बावजूद तब तमस फिल्म का प्रसारण किया था। सामाजिक मुद्दों को लेकर बनी फिल्मों में बहस की काफी गुंजाइश होती है। केरल में भी इसी तरह की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। कक्षा 10, 11 और 12 के छात्रों के सामने केरल स्टोरी दिखाई गई, जो बाद में एक विवाद के रूप में उभरी। स्क्रीनिंग के माध्यम से हमारा कभी भी समुदायों के बीच मतभेद पैदा करने या किसी समुदाय को अपमानित करने का इरादा नहीं था। इसका उद्देश्य केवल जागरूकता पैदा करना और उन छात्रों में अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना था, जो कि युवा पीढ़ी को आस्था और विश्वास प्रदान करने के लिए कार्यक्रम का हिस्सा था। यह वास्तव में सराहनीय था कि केरल स्टोरी को दूरदर्शन पर प्रदर्शित किया गया, खासकर जब कई युवा नकली प्यार के ऐसे जाल में फंसते हैं, तो यह वाकई सराहनीय था। This is a very sad situation. ये काफी दुखद स्थिति है। आरोपी जिहादियों को बचाया जा रहा है और विक्टिम क्रिश्चियन जिनको बचाया जाना चाहिए उनका शोषण किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार इस मामले को अपने संज्ञान में लेगी। दूरदर्शन द्वारा उठाए गए कदम का केरल की क्रिश्चियन कम्युनिटी पूरी तरह से समर्थन करती है। दूरदर्शन's activity is supported by the entire Christians in Kerala. एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है
ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट। इसमें कोई दो राय नहीं, केरल के कुछ चर्चों ने इस फिल्म का स्क्रीनिंग करके युवाओं को सचेत करने की पहल की है। दूसरी ओर चर्च के दूसरे ग्रुप ने ईद के मौके पर नमाज के लिए चर्च परिसर खोलकर सामाजिक समरसता का दावा किया है और इसे रियल केरला स्टोरी बताया है। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को एक और झटका लगा है। पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस से जुड़े नेशनल हेराल्ड अखबार और इससे संबंधित कंपनियों के लगभग 752 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की के आदेश को बरकरार रखा है। इस फैसले से ईडी को संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का रास्ता साफ हो गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत पीएमएलए अदालत ने व्यापक सुनवाई के बाद नेशनल हेराल्ड अखबार संचालित करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल और यंग इंडिया से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के पक्ष में अहम फैसला दिया है। प्राधिकरण ने 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति के अनंतिम कुर्की आदेश को बरकरार रखा है। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया से जुड़े इस मामले में ईडी ने पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। यंग इंडिया में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 76% शेयर थे। ईडी ने पिछले साल कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें पीएमएलए 2002 के तहत 751.9 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच करने का आदेश जारी किया गया था। जांच में कथित तौर पर एजेएल और वाईआई से जुड़े वित्तीय मामलों में गंभीर अनियमितताओं का पता चला था। जांच में ये बात सामने निकल कर आई है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित भारत के कई शहरों में 661.69 करोड़ की अचल संपत्तियां हैं और इन्हें आपराधिक आय के जरिए हासिल किया गया था। यंग इंडियन के पास एजेएल में इक्विटी शेयरों के रूप में कुल 90.21 करोड़ रुपए की अपराध आय होने का पता चला। 26 जून 2014 को दर्ज की गई एक निजी शिकायत के बाद दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी एक अदालती आदेश के आधार पर ईडी की जांच शुरू की गई थी। अदालत ने आरोपों को सही मानते हुए पाया कि आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, संपत्ति का दुरुपयोग और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न अपराध किए। कोर्ट ने यंग इंडिया सहित 7 आरोपी लोगों को प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया। जांच के दौरान ये भी पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने एक विशेष प्रयोजन कंपनी यंग इंडियन के माध्यम से एजेएल की मूल्यवान संपत्तियों को हासिल करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची, जिसकी स्थापना मूल रूप से समाचार पत्र प्रकाशन उद्देश्यों के लिए की गई थी। एजेएल को समाचार पत्र प्रकाशन के लिए रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई थी। कंपनी ने 2008 में अपना प्रकाशन कार्य बंद कर दिया और संपत्तियों का उपयोग वाणिज्यिक उद्यमों के लिए करना शुरू कर दिया। आगे की जांच से पता चला कि एजेएल पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 90.21 करोड़ रुपए का बड़ा ऋण बकाया था। हालांकि एआईसीसी ने कथित तौर पर लोन को गैर वसूली योग्य माना और इस भुगतान को करने के लिए पर्याप्त धन की कमी के बावजूद इसे 50 लाख रुपए की मामूली राशि के लिए एक नवगठित कंपनी यंग इंडियन को बेच दिया। इसके बाद यंग इंडिया ने लोन के पुनर्भुगतान या एजेएल में इक्विटी शेयर जारी करने की मांग की। एजेएल ने एक असाधारण आम बैठक में अपनी शेयर पूंजी बढ़ाने और यंग इंडिया को 90.21 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करने का फैसला किया। नतीजतन 1000 से अधिक शेयर धारकों की शेयरधारिता को घटाकर मात्र 1% कर दिया गया, जिससे प्रभावी रूप से एजेएल यंग इंडिया की सहायक कंपनी बन गई और यंग इंडिया को अपनी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। ईडी ने अपनी जांच से निष्कर्ष निकाला कि इन कदमों ने न केवल एजेएल के शेयरधारकों को बल्कि कांग्रेस पार्टी के दानदाताओं को भी धोखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से अपने इस्तीफे पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उन्हें ईडी का कोई डर नहीं है। ईडी का जो छापा उन पर पड़ा था वो केवल शराब घोटाले की मनी ट्रेल को ढूंढने के लिए पड़ा था। ईडी से डर कर नहीं आया। मेरे बच्चों पर कोई तलवार नहीं लटक रही जो मैं पार्टी छोड़ के या कोई चीज छोड़ के आया या अपना मंत्री पद छोड़ के आ गया। मुझे भी पता है कि मंत्री रोज रोज नहीं बनते, सबको समझता हूं मैं, लेकिन ईडी का जो छापा मेरे यहाँ पड़ा था वो पड़ा था सिर्फ मनी ट्रेल ढूंढने के लिए शराब घोटाले की, जिसका मेरे पास ना कोई सबूत था, ना मैंने कोई भ्रष्टाचार किया। 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है, ईडी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा। ये झूठ की राजनीति
मक्कारी की राजनीति, इस पे मैं भरोसा अगर करता रहता होता तो मैं वहीं होता जहां परसों था। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली जमीन कब्जा मामले और यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए सीबीआई ने सभी मामलों को हासिल करने के लिए एक ईमेल जारी किया है। सीबीआई के अनुसार sandesh.cbi.gov.in पर ईमेल करके पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई से पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन पर कब्जा करने के आरोपों की जांच करने को कहा है। सीबीआई कलकत्ता हाई कोर्ट की निगरानी में जांच कर रही है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एडीबी का कहना है कि मजबूत वृद्धि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में निवेश की मांग और उपभोक्ता मांग में क्रमिक सुधार से प्रेरित होगी। एशियाई विकास आउटलुक के अप्रैल संस्करण में एडीबी ने कहा था कि विनिर्माण और सेवाओं में मजबूत गति से वित्त वर्ष 2023 में अर्थव्यवस्था में जोरदार वृद्धि हुई है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश भर में बड़े उत्साह के साथ ईद उल फित्र मनाई गई। मुस्लिम समुदाय ने ईद के मौके पर विशेष नमाज अदा की। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस मौके पर लोगों ने खास स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। और अब आइए नजर डालते हैं देश के कुछ राज्यों की अहम खबरों पर। के कविता को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार और रिश्वत मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। के कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से हिरासत में लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को विजिलेंस विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। विजिलेंस विभाग के विशेष सचिव राज शेखर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विभव कुमार पर 2007 में सरकारी अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने और धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुआ था। लोकसभा चुनाव में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के जिंद जिले में स्थित राजकीय महाविद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों छात्र छात्राओं ने मतदान के महत्व पर चित्रों के माध्यम से अपना संदेश साझा किया। एनआईए ने झारखंड और असम में छापेमारी कर पीएलएफआई के विनोद मुंडा को झारखंड के खूंटी जिले से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपित नक्सली गतिविधियों में शामिल रहा है। मामले में 2 अन्य आरोपितों की पहले से ही गिरफ्तारी की जा चुकी है। केरल के कन्नूर जिले के पनूर में घटित बम विस्फोट अब राजनीतिक विवाद में बदल गया है। 5 अप्रैल को हुई इस घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई थी और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा कि अपराध के पीछे कई वरिष्ठ स्तर के सीपीआई-एम के नेता शामिल हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुए दर्दनाक हादसे में स्कूल बस के पलटने से 5 बच्चों की मौत हो गई, जबकि इस घटना में 15 बच्चे घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा महेंद्रगढ़ जिले के कनीना कस्बे में हुआ है। भाजपा ने वायनाड शहर के सुल्तान बत्तेरी का नाम बदलकर गणपति वत्तम करने की मांग की है। वायनाड में इस मुद्दे को लेकर लोगों में सुगबुगाहट भी है। दरअसल 18वीं सदी में टीपू सुल्तान के समय उत्तर केरल में तोपखाने और छावनी की वजह से इसका नाम पड़ा था, लेकिन अब भाजपा उम्मीदवार और राज्य भाजपा के प्रमुख के सुरेंद्रन ने कहा कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो जगह का नाम बदलकर गणपति वत्तम करेंगे। और आज प्रकृति पर्व सरहुल पूरे झारखंड में धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए और लोगों ने इसमें बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। लोगों ने एक दूसरे को प्रकृति पर्व की बधाई भी दी। प्रकृति पर्व सरहुल की पूरे झारखंड में धूम है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में सरहुल पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अन्य लोगों के अलावा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। दोनों अतिथियों ने पाहन के साथ विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि इस पर्व में यह संदेश निहित है कि प्रकृति के बिना मानव जाति का अस्तित्व नहीं है। That is there nowhere in the world
that a celebration for protecting the trees, worshipping the trees as God, worshipping the nature as God is never celebrated in a big scale. That Jharkhand is a state where nature is being worshipped by every citizen of Jharkhand. मौके पर राज्यपाल के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी अपनी भावना को रोक नहीं सकी। तब माहौल में उत्साह का रंग घुल गया और उपस्थित सभी लोक गीतों पर एक साथ झूमने को मजबूर हुए। श्री मुंडा ने कहा कि सरहुल प्रकृति के अस्तित्व और मानव जीवन के अनुशासन को समझने का अवसर भी है। सांसद ने भी राज्यवासियों को सरहुल की शुभकामनाएं दी। यह उत्सव समरसता, सबके अस्तित्व को और उसके महत्व को समझने का है। प्रकृति उपासना के इस महापर्व के अवसर पर आदिवासी कॉलेज छात्रावास हातमा और करमटोली के साथ ही सिरमटोली में पूजा अर्चना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को मिलजुल कर आपसी सौहार्द और एकजुटता के साथ इन परंपराओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस सरहुल पूजा उपलक्ष्य पर झारखंड वासी या देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। जनजातीय समुदाय के लिए सरहुल नवीन वर्ष का आगमन है, जब शादी विवाह और दूसरे शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। मौके पर जनजातीय युवतियों ने गीतों के जरिए अपने उल्लास का इजहार किया। सरहुल सारे आदिवासी लोग का पर्व है, लेकिन संथालों का ये दूसरा प्रकृति पर्व है। वैसे तो चैत्र शुक्ल तृतीया को सरहुल होता है, लेकिन यह पर्व दिन और तिथियों के बंधन से मुक्त भी है और उन्मुक्त भी। बसंत के आगमन के बाद जब प्रकृति खुश दिखे और सरे में भरपूर फूल आ जाए तो समझो सरहुल है। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की तरफ। ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग के आसार बन रहे हैं। 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हुए हमले का जवाब देने के ईरान के ऐलान के बाद अमेरिका ने खुलकर कहा है कि वो ईरान के संभावित हमले के मद्देनजर इजराइल की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका यरूशलेम का साथ देगा। अमेरिकी सेना के मध्य कमान के प्रमुख जनरल माइकल इजराइल पहुंच चुके हैं। ईरान के हमले की धमकी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल की रक्षा का वादा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए कवच बनने का काम करेगा। बाइडेन का बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनी ने सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हमले का बदला लेने की कसम खाई थी। बाइडेन ने कहा कि हम इजराइल की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कहा कि ईरान और उसके सहयोगी के खिलाफ इजराइल की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कवच की तरह है। मैं फिर से कहता हूं, कवच की तरह है। हम इजराइल की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अयतुल्लाह अली खामेनी ने कल रमजान की समाप्ति पर एक संबोधन में कहा था कि दमिश्क में इजराइल का हमला हमारी जमीन पर हमले के समान था। ईरान की सरकारी टीवी प्रसारित संबोधन में खामेनी ने कहा कि जिन शैतानी ताकतों ने हमला किया उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। जब उन्होंने हमारे वाणिज्य दूतावास पर हमला किया तो यह ऐसा था जैसे उन्होंने हमारी जमीन पर हमला किया हो। जिन शैतानी ताकतों ने यह हमला किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलेगी। 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास की इमारत पर हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ईरान के कई वरिष्ठ सैनिक अधिकारी भी थे। इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ऐसा माना जाता रहा है कि इसके पीछे इजराइल ही है। इस हमले के बाद से ही इलाके में मौजूद इजरायली और अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के हमले के खतरे के मद्देनजर कहा कि हम किसी भी सुरक्षा चुनौती के लिए तैयार हैं। मैंने कहा है कि हमारे लिए ये चुनौतीपूर्ण समय है। हम गाजा में युद्ध के बीच में हैं, जो पूरी ताकत से जारी है। साथ ही हम अपने बंधकों को वापस लाने के लिए अपने निरंतर प्रयास जारी रखते हैं, लेकिन हम अन्य क्षेत्रों में चुनौतियों के मद्देनजर भी
तैयारी कर रहे हैं और हमने एक सीधा सा नियम बनाया है कि जो कोई हमें चोट पहुंचाता है हम उसे चोट पहुंचाते हैं। हम रक्षा और हमले दोनों में इजराइल राज्य की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच पश्चिम एशिया में तनाव के बढ़ने की आशंका के बीच रूस ने सभी देशों से संयम बरतने और क्षेत्र में स्थिति के और बिगड़ने के खिलाफ चेताया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच मध्यस्थता का कोई आग्रह नहीं मिला है, लेकिन इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के खिलाफ था। हम साफ तौर पर क्षेत्र के सभी देशों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं। आप जानते हैं कि हमने ईरानी दूतावास परिसर पर हवाई हमले की निंदा की। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन है। अब सभी के लिए संयम बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह से अस्थिर ना हो जाए, जो वैसे भी स्थिर और पूर्वानुमानित नहीं है। इस बीच जर्मनी की एयरलाइन लुफ्थांसा ने सुरक्षा कारणों से फ्रैंकफर्ट से तेहरान की दैनिक उड़ानों को अब 13 अप्रैल तक रद्द कर दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने यात्रियों और स्टाफ की सुरक्षा को लेकर 6 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया था। लुफ्थांसा एयरलाइंस और इसकी सहायक ऑस्ट्रियन एयरलाइंस, ये मात्र 2 एयरलाइंस ही तेहरान में इंटरनेशनल फ्लाइट को ऑपरेट करती हैं। ईरान के हमले के मद्देनजर पश्चिम एशिया के देश और अमेरिका हाई अलर्ट पर हैं और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल की सुरक्षा के लिए हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।